वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और अभी से कुछ देर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब पता नहीं कि वो क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि चंद दिन पहले CFO साहब आए थे, उन्होंने कुछ तालियां वालियां बजाई थी वहाँ पे। हाँ। और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के एडवाइज़र मीडिया के आमिर मीर साहब भी थे, उन्होंने भी कुछ दावे किए थे, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कल बहुत अच्छी रही, जहाँ पर हसन नवाज़ की सेंचुरी है, सलमान अली आगा के रन हैं, मोहम्मद हारिस की अच्छी बैटिंग है। फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़ ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। इब्तिदा में शाहीन आफरीदी ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। हसन नवाज़ हर जगह पर ज़ेर बहस हैं। उनकी वालिदा वालिदैन वालिदा दोनों अपने अपने ख्यालात का और जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। फिर IPL भी शुरू हो रही है आज। IPL भी शुरू हो रही है आज, लेकिन लग रहा है कि शायद आज का मैच जो है वो कुछ ताख़ीर का शिकार हो या कुछ मसले मसाइल आ जाए, क्योंकि बारिश की वजह से। तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या वाक़या, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़जाना खाली हो रहा है, बैंकों से कर्ज उधार लिया जा रहा है, ये नहीं लिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। जी वालेकुम सलाम। और आप महारत रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तहकीकाती ख़बरों में, बिलखुसूस माली मामलात में जो उखाड़ पिछाड़ हुई है या हलचल पैदा हुई, उसमें आपका भी एक किरदार है, जो खबर आपने दी थी। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ भी हमारे साथ मौजूद हैं जूम लिंक पर, उनसे भी गुफ्तगू रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से। थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। याकूब साहब, क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ख़जाना खाली हो रहा है? जो चंद हफ्ते कबल आपने स्टोरी की थी, उसके तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास मौजूद होंगे। जी, ये हाफिज साहब, इनकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इन्होंने इससे अप्रूवल ली थी कि हमें ओवरड्राफ्ट कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो कोई 3 बिलियन से 6 बिलियन तक ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस पर अप्रूवल ली थी इन्होंने। तो आम तासर जो था हमारे अंदर भी और पब्लिक में भी कि जो जैसे, और ये तहरीरी तौर पर था, ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट तहरीरी तौर पर था। तो जब ये हम देख रहे थे कि जैसे आपने बड़ा स्पीडी काम किया उन्होंने 3 स्टेडियम के ऊपर, और इसके लिए 13 करोड़ में मुख्तसस भी किए हुए थे, तो फिर उन्होंने जो प्लेयर पर कट लगा दिया, तो ऐसे लग रहा था कि प्लेयरों की फीस पर भी कट लगा, और ये जो ओवरड्राफ्ट की खबर भी चली, तो ऐसे इंप्रेशन आ रहा था जैसे PCB के पास पैसे खत्म हो गए हैं, ज्यादा बजट से ज्यादा इन्होंने ओवरफ्लो कर दिया स्टेडियम के ऊपर। ठीक है, तो ये तासर था। तो लेकिन अब जो परसों जैसे आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बड़ी यानी सरप्राइजिंग डिस्क्लोजर किया कि दे आर ₹10 बिलियन प्रॉफिट इन लास्ट ईयर, और बाकी उन्होंने कहा कि वी आर द 3rd रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड एज। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें जो थी ये, और आपको शायद पता हो कि इसमें टेस्ट जो क्रिकेटर की पेंशन होती है मंथली, उसमें इनकी पॉलिसी है कि हर साल उसमें इजाफा किया जाएगा, वो भी इस तरफ नहीं मिला। ये फाइनेंशियल ईयर के अख्ताम पर करते हैं या नए साल के ऊपर करते हैं? ये फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पिछले साल जो इन्होंने देना था जुलाई में, तो वो भी नहीं किया। ठीक है। मैंने ये भी पता है कि आप जैसे आपको पता होगा, इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्होंने अपने स्टाफ की तनख्वाही भी नहीं बढ़ाई। तो ये सब पिक्चर बता रही थी कि ग्लोमी पिक्चर बता रही थी PCB के जो फंड्स के ऊपर। लेकिन जो अब इन्होंने ये कहा, तो उम्मीद है कि, बल्कि उन्होंने कहा था कि 1 वीक आफ्टर ये अपलोड भी कर देंगे तफसीला जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो वो देखते हैं हम, जब वो आएंगे तो उस पर हम देखेंगे। लेकिन वो खबर अपनी जगह पर मौजूद थी कि इन्होंने बैंकों से कुछ ना कुछ बातचीत की है। इन्होंने BOG से इन्होंने अप्रूवल ली है, BOG से अप्रूवल ली कि जरूरत पड़ सकती है जी 3 से लेकर 6 बिलियन तक। फिर मेरी एक बात हुई थी इनके साथ, तो उन्होंने कहा था ये हम अल्टरनेटिव ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं कि हमारी कई चीज़ें पेमेंटें आनी हैं। ठीक है, मेच्योरिटी, उनकी मेच्योरिटी जो मेच्योरिटी होती है, हम वो पैसे उधर देते जाएंगे। ओवरड्राफ्ट लिया भी ओवरड्राफ्ट, तो हम नहीं चाहते, यहाँ ये समझ रहे हो कि हम अपने रिजर्व कैपिटल को ना छेड़ें। तो 15 दिन का लोन, ओवरड्राफ्ट, महीने का ओवरड्राफ्ट की पेमेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी ICC की पेमेंट आनी है, उसके अगेंस्ट ले ले तो इस तरह से चला रहे होंगे मेरे ख्याल में। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ऐसा होता नहीं, जब अगर पैसे पड़े हुए हैं, आपका रिजर्व कैपिटल, आपको जैसे पता है कि 2022 में इनका रिजर्व कैपिटल 16 बिलियन था, तो बड़ी ये अच्छी खासी अमाउंट थी, बल्कि वो बड़ा फिर 21 बिलियन तक चला गया था इनका रिजर्व कैपिटल। तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हमने टोटल 18 बिलियन रखा है ये 3 स्टेडियम के लिए। उसमें उन्होंने पहले फेज़ में 10 अरब लगाया, बाकी में इसी साल में बाकी भी
काम अभी और कर रहे हैं। अपन देखा है जैसे इसकी रूफ होनी है, अभी रूफ बन रही है अभी तो काफी एनक्लोजर काम का, बाकी है। और देखे वो कितने प्रॉब्लम हुई थी वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच जब हुआ है, बारिश जब हुई है, जब बारिश हुई है तो लोगों को वहाँ पर जो स्पेक्टेटर थे वो कैसे भागे हैं बेचारे, उन पर कोई शेड नहीं था। तो ये तो बड़ा बहुत ज़रूरी है। और अब ये PSL के मैचेस में जब डबल हेडर होना है तो दोपहर के टाइम का पता है धूप होगी, मौसम तेज हो रहा है, वो उनके लिए कोई साया नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में मोस्ट प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए। हमारा मौसम ही ऐसा है, जब बारिश होती है तो तेज होती है, और जब धूप पड़ती है तो तेज पड़ती है। तो आपने अगर मैचेस करवाए हैं 2 बजे भी करवाए या 4 बजे भी करवाएं तो धूप का एक होगी एलिमेंट होता है। याकूब साहब, कितनी इस बात में हकीकत है कि इनको ये जो फ़ायदा जो बकौल इनके हमें हासिल हो रहा है और हमें फाइनेंशियली हो रहा है, गेट मनी की भी उसके अंदर बात हुई है, लेकिन हमने तो कोई ख़ास नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं देखी है स्टेडियम्स के अंदर। लाहौर के मैच में हमने देखा स्टेडियम फुल था, इसके अलावा पहला मैच कराची में हमने देखा, उसमें कुछ अच्छे हालात थे, अदरवाइज तो पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्राउड भी नज़र नहीं आया। तो कौन सी गेट मनी है ये जो है? जाहिर है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच में स्टेडियम फुल गया है, उसके बाद दूसरा मैच जो हुआ है, एक और मैच भी अफगानिस्तान वाला मैच भी काफ़ी अफगानिस्तान थे, लेकिन असल इनको जो रेवेन्यू आना था ना वो मेरे ख्याल में आना था वो UAE की, इंडिया के जो मैचेस थे। तो वो तो सुनने में आया था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसके हाथ में होगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन हुआ था उसमें, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो भी हमारा है। अच्छा, लेकिन हमें जो हमारे इतला है उसमें ये हमें पता चला है कि इन्होंने कुछ शेयरिंग की है बोर्ड के साथ, 50-50 60-40 या इस तरह किया है। एक्चुअली इनको करना ये चाहिए था कि इनको स्टेडियम को रेंट पे ले लेना चाहिए, बिल्कुल जैसे जो उसका बनता, जैसे जो असूल है PSL में करते रहे ना, जो असूल है, उसको $5 लाख दे देते, आप $10 लाख दे देते। बाकी रेवेन्यू आपको पता था इंडिया के वहाँ पर मैचेज है तो वो पॉपुलर तो होने आते, स्पेक्टेटर तो आने थे। जैसे आपको पता है 25,000 दिरहम की टिकट पैकेज जो था, VIP पैकेज वो बिका है, बड़ा रेट था वहाँ पर, तो वो आपको वहाँ से बड़ा रेवेन्यू आना था। उसको ECB को आप उनके जो फीस बनती देते, सिक्योरिटी के जो पैसे बनते वो देते, बाकी आप लेते। लेकिन मेरे ख्याल में कि इन्होंने कुछ शेयरिंग की है प्रॉफिट। तो ये आप जैसे अभी मीरब का सवाल है कि कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे गेट मनी के हवाले से बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने आपके ऊपर भी एतराज़ किया उन्होंने, याकूब साहब, कि पाकिस्तान मीडिया ने भी उसको चलाया कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, और भारतीय मीडिया ने भी चलाया। हालांकि ये पहले खबर टेलीग्राफ में या किसी और जगह शाया हुई थी ना, वहाँ टेलीग्राफ से इंडिया मीडिया ने भी किया, फिर हम पर भी फ़र्ज हो जाता है खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, है ना। लेकिन हमने तो ऐसे तो प्रिंट मीडिया में नहीं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर खबर चलती है। तो लेकिन ये बोर्ड क्यों नहीं प्रोएक्टिव क्यों नहीं होता ऐसे मामला में? हाँ, लेकिन फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये चीज़ ख़त्म तो हो गई ना, लेकिन ये पहले बता देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन आपका ये मानना है कि ये लेकिन इनका जो मौक़िफ़ या उस दिन का मुद्दा रहा, इनका ये रहा कि शायद भारत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और भारतीय मीडिया ने ये चलाया, जबकि आप ये फरमा रहे हैं कि टेलीग्राफ से आया, इंडियन मीडिया ने किया और फिर उसके बाद यहाँ पर आया, तो बाइकआउट हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों को जज्बात के साथ भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की जाती है कि यार इंडिया हमारे साथ कर रहा है? नहीं, देखिए इंडिया कर तो रहा है, तो इसमें तो इंडिया जो करना चाहता है वो आपके साथ कर तो रहा है। आपको इस वक्त बहुत एहतियात के साथ PCB को चलना पड़ेगा, बहुत ही प्रोफेशनल वे में चलना पड़ेगा PCB को। जैसे वो देखें जो ICC में कैसे उन्होंने आपको डिक्टेट किया, हर चीज़ के ऊपर डिक्टेट किया है। आपके पास अगर कोई बाकी प्रोफेशनल लोग होते, काम करने वाले, समझते, सारे पिछली चीज़ों को समझ रहे होते, तो इंडिया को इतने फ्री हैंड ना मिलता यहाँ पर। जैसे उन्होंने नेशनल एंथम चलवा दिया, लोगों से रैप करवा दिया, वो टेक्निकल नहीं होनी चाहिए थी ना, होनी चाहिए थी ये। लेकिन वो ये है कि वो भी आई थिंक पाकिस्तान के साथ टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। नहीं, वो तो आई थिंक सो कि शायद वो आपको झटके दे रहे थे, BCCI साहब को झटके दे रही है। अच्छा, मेरा इसके ऊपर अपना एक कंसर्न है, जैसे हाफिज साहब आपने बात की है पहले कि भारतीय मीडिया अगर कुछ चला रहा है फॉर इंस्टेंस, तो बात यह है कि अगर पाकिस्तान को उसका क्या असर हो सकता है बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड को अगर जो फ़ायदा हो रहा है वो तो अपनी जगह पर कायम है। भारतीय मीडिया के कोई भी खबर चलाने से आपके फ़ायदे में कमी बेशी तो नहीं आ सकती है। जो रेवेन्यू आपको आना है वो तो आना है, जो ICC से आपको होस्टिंग का जो पैसा आना है वो तो आना है।
नहीं, वो रेपुटेशन में, स्टेटस में जरा बदनामी होती है रेपुटेशन ना, तो जीतने से होती बनती है। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बिल्कुल, अच्छा वो- परफॉर्म करते, अगर हम इस वक्त हम फाइनल खेल के हम ट्रॉफी जीत चुके होते, तो कोई भी प्रोपोगेंडा होता, कोई भी प्रॉब्लम होती, इंडिया जितना भी स्ट्रांग होता, हम खबरों में अव्वल फहरिस्त होते। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री विद यू कि जब परफॉर्मेंस होती है ना तो आपके सारे ऐप भी छुप जाते हैं। हाँ, आपके सारे ऐप छुप जाते हैं। बल्कि ये हमारे जो पिछले चेयरमैन थे पीसीबी नजम शेट्टी साहब, उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी, वो कहता है यार मैं समझ गया हूँ, इस क्रिकेट बोर्ड का सारा निज़ाम समझ गया हूँ, पाकिस्तान टीम जीत जाए तो सब चीज़ें ठीक चल छुप रही जाती। ठीक चल रही है, अगर हार जाए तो मैं जो मर्जी कर लूँ, सब खराब है। सब खराब है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टीम के साथ बहुत सारी चीज ऐप छुप जाते हैं, फ्लॉ छुप जाते हैं इनके, लेकिन ये है कि जब आप लेकिन टीम ने परफॉर्म नहीं याकूब साहब किया, टीम में परफॉर्म ने किया। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी पेशावराना महारत की ज़रूरत है इस वक्त में, कि जब आप देखते हैं कि भारत, एंडी रॉबर्ट्स ने भी कहा कि बीसीसी आईसीसी को उन्होंने कहा कि बीसीसीआई, तो इस वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा कर रहा है बैन अल-अक़वामी सतह पर, या ये जो बयानात देना ये आपके ख्याल में ज़रूरी है, या लोगों से बातचीत करना, ईसीबी से बात करें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करें, न्यूजीलैंड से बात करें, साउथ अफ्रीका से बात करें, वो जो अंदर आप कुछ कर सकते हैं वो करें, क्या हाँ आपकी राय है? कोशिश तो करनी चाहिए। गो कि इनकी वो आवाज़ में वो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है आवाज़ इस वक्त पाकिस्तान की। जब इंडिया के साथ आप मुकाबला करेंगे ना इस वक्त क्रिकेट की वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान की आवाज़ बहुत वीक हो चुकी है। वो मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करे ना, तो फिर इनकी टीम, इनकी आवाज़ में भी जान आ सकती है। जैसे आप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में आपने खेले हैं, अमेरिका से आप हार गए, तो आपकी वैल्यू तो ख़त्म, वो टीम की, आपके बोर्ड की वैल्यू भी डैमेज होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए जैसे आप कह रहे हैं, तो देखिए अगर आपने यही सरकारी अफसर लेकर चलाना है तो ये पुल और सड़कें बनाने वाला काम नहीं है। ये है हैंडल टू हैंडल क्रिकेटर्स, टू प्रोड्यूस क्रिकेटर्स, फिर उनको हैंडल करना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की सतह पर जब बैठते हैं तो वहाँ पर क्रिकेट की बात होती है। तो वहाँ पर तो आपको लॉजिक के साथ चलना पड़ता है और अपने केस को प्लीड करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें इनके अंदर नहीं है, मेरे ख्याल में भी हमारे पास। एक हमारा ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ पर जब टीम बनती है, जैसे ही टीम अपना कोई मोमेंटम पकड़ती है तो साथ ही चेयरमैन तब्दील हो जाता है, या कोई और तब्दीली बोर्ड में ऐसी बड़ी हो जाती है कि जिसके बाद टीम फिर से टूट जाती है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। ये मैं आपके प्रोग्राम में भी और अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ कि ये स्टार्ट होती है, चीज़ें डैमेज होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना ये फ्लैश का, वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस है। कि जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो ये चेंजेस होती हैं। जब प्राइम मिनिस्टर आता है वो नया पीसीबी चेयरमैन लगाता है, जब चेयरमैन लगाता है फिर वो सिलेक्टर, अपनी सिलेक्शन कमेटी चेंज करता है, वो अपना कप्तान चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वहाँ से होती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर सियासत इन्वॉल्व है? फिर तो पाकिस्तान में भी बीसीबी में सियासत इन्वॉल्व है। बीसीसीआई में कहाँ सियासत इन्वॉल्व है? कहते हैं ना कि अंदर सियासी मसाइल हैं। आपको लर्न करना है, बल्कि बीसीसीआई से लर्न कर रहे हैं आप, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से लर्न करें। वहाँ पर उनकी जो स्टेट्स है वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि आप सोच नहीं सकते। मसलन मैं कहता हूँ कि बीसीसीआई के जो जे शाह हैं, जो भी है, उसकी भी ये जरूरत नहीं है कि वो बम्बे की टर्न है पर टेस्ट मैच है और वो दिल्ली को दे दे या वो चेन्नई को दे दे, वो तो खा जाएंगे उसको। क्योंकि उनकी जो बॉडीज है ना, वो स्टेट्स की बॉडी जो है उनकी, वो बहुत स्ट्रांग है, असूलों पर नहीं स्ट्रांग है ना, वो इंडिपेंडेंट है, इलेक्टेड है। इस तरह का साहब नहीं है कि ऊपर से आ गया कि एक चेयरमैन का आ गया, एक मैसेज आया तो ये सारे हमारी रीजनल बॉडी डाउन हो जाती। क्यों डाउन हो जाती? कि इनके अपने पास वसाइल ही नहीं है, और इनको वो अंपायर भी दे रहे हैं, इनको वो खिलाड़ियों के पैसे भी दे रहे हैं, उनको ग्राउंड भी दे रहे हैं कि बस तुम चुप करके काम करते रहो, बोलना नहीं है, इन्हें चुप करके बैठे रहो। तो जब चुप करके बैठे रहेंगे आप तो आपके फ्लॉज कैसे बाहर आएंगे? मतलब ये, इसका मतलब ये जो आपने कहा है कि जो आपकी एसोसिएशंस हैं जी उनका मजबूत होना, और जैसे ये बीसीसीआई नहीं बदल सकता। अगर मैच आपका दिल्ली में है तो आप उठा के किसी और स्टेट, टर्न वाइज चल रहे हैं, नहीं दे नहीं सकता वो। और यहाँ पे तो और आप फिर जब उसकी सिलेक्शन होती है तो उसमें आप देख लें कि वो अगर बम्बे का लड़का आ रहा है आगे, उसका मेरिट पर है, तो दिल्ली का लड़का डाल के दिखाए उनका सिलेक्टर। हाँ, नहीं डाल सकता, वो स्ट्रांग है ना। सही बात। या आपके इनको स्ट्रांग नहीं किया जा रहा, ये रीजनल बॉडी को स्ट्रांग नहीं किया जाए इनको। लाइक मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे
ये बच्चों की तरह इस्तेमाल करें, दबाया हुआ है, बस दबाए रखें, जुबान बंदी है, बोलना नहीं, आपने पैसे भी आ रहे हैं आपको, हाँ आपके डे टू डे अफेयर्स चल आपको रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ना ओबे करते जाए, ओबे करते जाए, जहां आप बोलेंगे वहीं आपको निकाल तो दें। वैसे एआई का दौर है, फिर एआई के थ्रू क्रिकेट टीम बना लेते हैं। ये चलती फिरती यही है ना असल में। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। हाँ, एक तो मैंने जो कहा कि प्राइम मिनिस्टर चेंज प्राइम होता मिनिस्टर, है, और दूसरा एसोसिएशन की कमजोरी, ठीक है, और दूसरी एसोसिएशन को कमजोर किया गया है। अब किया देखें, गया। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन कब का बहाल हुआ है, ये जब से प्राइम मिनिस्टर आए ठीक हैं, है, हाँ। हुआ ना, कोई जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, हालांकि साल में एक मीटिंग होनी है, वो एक भी वो भी नहीं हुई, नहीं हुई। हालांकि उसमें भी सिर्फ निशिस्तन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया, क्यों? और 3-4 आपके रीजन ऐसे हैं जहां पर हड़ाक लगाई हुई उन्होंने, उसमें फैसलाबाद है, फैसलाबाद का सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू होना हाँ है, नोटिफिकेशन होना है। सिर्फ नोटिफिकेशन इशू होना है, और वो इलेक्शन कमिश्नर करना, इलेक्शन कमिश्नर है ही नहीं। मुल्तान में एक इलेक्शन होना है, सियालकोट का इलेक्शन होना है, सियालकोट का तो बड़ा शानदार इलेक्शन है ना। ठीक है जी, जो भी है कोई बस ये क्यों कर रहे हैं बस। अच्छा, ये भी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाफिज साहब ने बल्कि इसके ऊपर बात की। हाफिज साहब हमारे साथ Zoom पे मेरे ख्याल से राणा साहब थे, हाँ। फारूक शहदार राणा साहब साबिक, उन्होंने कहा जी ये एक आइन की खिलाफ वर्जी है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि आइन ये कहता है कि आपने, लेकिन इनको सूट करता है ये कि इलेक्शन कमिश्नर ना हो, इडाक हो, हम खुद ही चलाते रहे। वो तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ऐसे ही रखा हुआ हमने, हम खुद भी चला सकते हैं इसको, इतना वीक करना चाहते हैं कि हम खुद चला लेंगे, हम खुद चला लेंगे। और मीरब आप जाएं घर, ज्वाइन किया है, बैठना है तो खामोशी से बैठे, खामोशी से नहीं सर, आपने नहीं खामोशी से बैठना, याकूब साहब आपने बोलते रहना है। हमें ज्वाइन किया जी अब्दुल रऊफ साहब ने, टेस्ट फास्ट बॉलर। अब्दुल रऊफ साहब, पाकिस्तान टीम ने आखिरकार एक T20 मैच जीता है। मजमूई तौर पर देखते हैं इस कामयाबी को पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने भी परफॉर्म किया, बॉलर्स ने भी अपना किरदार कहीं कहीं ज़रूर निभाया। जी रऊफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं आप? आई थिंक जी अभी आ रही है सब। जी रऊफ साहब, पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड में जीता है 2 नाकामियों के बाद। किस तरह से देखते हैं मजमूई तौर पर इस कामयाबी को? हसन नवाज के रन हैं, सलमान के, हारिस के, पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी विकेटें तो लीन, ऑल आउट किया न्यूजीलैंड को। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो बड़ी सेटिस्फाइंग विकेट थी, क्योंकि काफी अरसे से पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता था, तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि एक गुड न्यूज है कि पाकिस्तान को काफी अरसे के बाद एक विक्ट्री मिली, और इसको पाकिस्तान को डेफिनेट उस पर पूरी कौम को खुश भी होना चाहिए। और जिस तरीके से जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे, हसन नवाज या सलमान अली आगा, जिस तरह उन्होंने टारगेट को चेज किया, वो मेरा ख्याल है कि आप उसको रिमार्केबल अचीवमेंट कह सकते हैं। आदो के न्यूजीलैंड की टीम में उतने एस्टैब्लिश प्लेयर्स शामिल नहीं है, और उन्होंने जो अपनी सेकंड टीम है उसको पाकिस्तान के खिलाफ चांसेस दिए, मगर उसके बावजूद आप वहां पर जाकर न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में अगर किसी मैच में शिकस्त देते हैं तो डेफिनेट वो एक अच्छी परफॉर्मेंस ही कंसीडर की जाएगी। मगर उसमें ये है कि होता क्या है कि पाकिस्तान की टीम एक मैच जीतती है और फिर उसके बाद काफी लंबे अरसे तक उनमें एक गैप आ जाता है और फिर दोबारा हारना शुरू हो जाते हैं। तो ये वंस इन अ ब्लू मून नहीं होना चाहिए, इसको कंसिस्टेंट बेसिस पे होना चाहिए। और कंसिस्टेंट बेसिस पे उस टाइम पे होगा कि जब आप जो अपनी गलतियां उससे सीखेंगे। ये नहीं कि जिस तरह हमारा पास्ट भी वतीरा रहा काफी अरसे से कि हम एक आध मैच जीतते हैं, एक आध सीरीज में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे जो पीसीबी लोग ऊपर बैठे होते हैं मैनेजमेंट में, हम उनको बेवकूफ बनाते हैं। जो हमारा मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ होता है वो अपना उल्लू सीधा करता है और फिर वो शादियाने बजाना शुरू हो जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी विक्ट्री ले ली, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो इसमें भी बहुत ज्यादा फ्लॉज है। जो हसन नवाज है, नो डाउट उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, मगर टेक्निकली काफी ज्यादा पार्ट्स हैं उनकी इनिंग में जिस पर दूसरी टीम होमवर्क करेगी और अगली इनिंग में उनको पकड़ने की कोशिश करेगी। मगर इसमें जो दो चीजें बड़ी पॉजिटिव रही हैं, एक तो मोहम्मद हारिस ने बहुत अच्छी अर्ली ऑन बैटिंग की है, उनके बैट पे बॉल अच्छे तरीके से आ रही है, और दूसरी कैप्टन सलमान आ गया, उन्होंने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की मैच्योर इनिंग खेली है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सही है। याकूब साहब, जैसा अभी रऊफ साहब डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी टीम में ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जीत के एतबार से, इस टीम ने किसी हद तक आप देखें कॉन्फिडेंस तो वापस लेकर आए हैं, ये जीता है इन्होंने, अच्छी कोशिश की है, हसन नवाज ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन क्या ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको माइंड में रखते हुए ये इसी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, जो इन्होंने पहले जाते दफ़ा कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, असल जो फियरलेस क्रिकेट है ना, यही एक स्पार्किंग पॉइंट है जिसको फॉलो करना चाहिए। मेरा बिलीव है कि जो क्रिकेटर यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, हाँ। वो उनकी लैम एक्सक्यूजेज नहीं करते, वो परफॉर्मेंस करते हैं।
जो जहाँ से वंस ये प्लेयर यहाँ से वीक हुआ तो वो परफॉर्म कभी नहीं कर सकेगा, चाहे जैसी मर्जी उसको बैटिंग विकेट मिल जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल का इन्होंने किया तो इसको अब मेंटेन करना है। ये वो बात अब्दुल रऊफ साहब सही कह रहे हैं कि हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो एक आपको स्पार्क मिला, बहुत ज़रूरी था ये स्पार्क पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इस वक्त बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान क्रिकेट डेड हो चुकी है, ऐसी कोई होप नज़र नहीं आ रही थी। तो एक ये होप नज़र आई है। अब इसको परमानेंट शेप में डालने के लिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्लेयरों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। कोचेस वगैरह ये बाद में आते हैं, कोचेस बाद में आते हैं, सबसे पहले प्लेयर्स का होता है। जब आप सेलेक्ट हो गए पाकिस्तान टीम में आए और फिर आपको जस्टिफाई करनी है अपनी सिलेक्शन, आपने सीखना नहीं। मुझे खुशी हुई है कि हारिस ने देखा बड़े अरसे बाद इसको इतने चांस मिले हैं हारिस को, आप देख लें इसका निकाल कर लेकिन उसको इतने चांस मिले कि इसके चांस इतने बनते नहीं थे। चले कल ये पहली दफा इसने अपनी प्रेजेंस शो की है, 10 रन ऊपर बना लिए हैं। 10 रन 31 से 41 पे आ गए। रऊफ साहब, अब आपने जिक्र किया सलमान अली आगा का, हसन नवाज की बहुत बातचीत हो रही है, आपने देखा होगा उनको बैटिंग करते हुए भी इस T20 मैच में भी। आप उनको कैसे देखते हैं? और यहाँ पर फिर ये भी गुफ्तगू होना शुरू हो गई कि अगर साइम और फखर वापस आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए मेरे ख्याल में टू अर्ली है, क्योंकि एज ए जो आपके सलमान आ गए हैं वो तो आउटस्टैंडिंग है। वो आपके जो कैप्टन है बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने बैटिंग की है और बड़े मेच्योर बैटिंग करते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आपके हसन नवाज हैं, हसन नवाज का टेक्निकली आज अगर बॉलर मैं देखूं, अगर मैं उनको बॉलिंग कर रहा हूँ तो उनमें थोड़े से फॉल्ट है। एक तो उनकी जो ग्रिप है बहुत ज्यादा ऊपर है, और जो स्पेशली जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो इतनी हाई ग्रिप के साथ वो खेलते नहीं है। दूसरा जो हर बॉल है जो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप पिच होती है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ, उस पर वो अपना बैट को थ्रो करते हैं। और बैट भी वो फ्रंट फुट पे थ्रो नहीं करते बल्कि बैक फुट पे रहते हुए उस पर अपना बैट थ्रो करते हैं। और ये थोड़ा सा है। दूसरा उसके बाद बिल्कुल जो लेग साइड पे वो शॉट्स खेलते हैं उसमें भी कोई उनका इतना ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि रिदम नजर नहीं आता जो कि बैट्समैन के लिए होना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिनमें उन पे होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी आपको क्यों नजर नहीं आती। वो इसी वजह से कि आपके प्रॉब्लम आ जाती है आपके सारे जो टेक्निक है उसमें। जिस तरह हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत दफा परफॉर्म करते हैं एक आध मैच में, फिर 8-10 मैच में गैप आ जाता है। इसकी वजह क्या है कि जो उनके बायोमैकेनिक्स है या जो उनके पूरी बॉडी कंपोजिशन है वो उसके मुताबिक मुताबिकत नहीं रखती जो कि टॉप क्लास बॉलर्स रखते हैं। और मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे तो पता है बॉलिंग की ऑन ऑफ का, तो जब जो बॉलर क्लोज ऑफ द क्रीज बॉलिंग करते हैं, क्लोज ऑफ द स्टंप्स जाके बॉलिंग करते हैं, जिनके बायोमैकेनिक्स कंप्लीट होते हैं, तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं तीनों फॉर्मेट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। रऊफ साहब, एक और चीज़ है, जैसे अगर हम देखें हमारी टीम में, आप आज PSL का भी IPL का भी पहला मैच है और IPL से मार्केट कर रही है अपने सारी गेम प्लान को जिस तरह से वो लेकर चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी रऊफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज IPL का भी पहला मैच है और IPL ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं PSL को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीज़ों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी PSL हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है, तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? देखिए, हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि हमें इंडिया के साथ अपने आपको किसी सूरत में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ना मैच करना चाहिए। अगर हम उनके साथ मैच करेंगे तो हम एक शेल में चले जाएंगे, एक कम्प्लेक्स में चले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मार्केट बन चुकी है और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो अपने क्रिकेट बोर्ड है BCCI उसको भी चलाया, उन्होंने IPL को भी चलाया और उसके बाद जो उनकी रीजनल जो नीचे एसोसिएशन है उनको भी वो साथ लेकर चले हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ना आधे टीचर है आधे बटेर है, ना हमसे आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट सही तौर पे चलाई जा रही है, ना हमसे अपने ग्राउंड्स का सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ना आपसे आपकी PSL चलाई जा रही है सही तौर पे, और ना ही आपसे प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए जा रहे हैं। तो इस नाअहली की वजह से हम बिल्कुल डाउन से डाउन तर होते जा रहे हैं और जब तक हम कॉम्पिटेंट लोगों को यहाँ पर नहीं करेंगे
आप देखेंगे अभी ये चैंपियन ट्रॉफी है जो वर्ल्ड कप के बाद सबसे मेजर और सबसे मेगा टूर्नामेंट है। तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 से 3 अरब रुपया यहाँ से बचा लिया है। भाई आप इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप कोई लोकल किसी टीवी ब्रॉडकास्ट से आप इतने पैसे बचा लेते हैं। जो आप चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, इतने पैसे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने प्लेयर्स जो उनके चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं उनमें एज ए प्राइज मनी उससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपका तो प्रोफेशनल नेटवर्क ही है ही नहीं। आप इधर से पकड़ रहे हैं, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, किसी को लाकर बिठा देते हैं, कोई सिफारशी आता उसको लाकर बिठा देते हैं। तो सिफारिश से ना आपका क्रिकेट बोर्ड फ्लॉरिश कर सकता है, ना आपका पीएसएल फ्लॉरिश कर सकता है, और ना ही क्रिकेट आपकी किसी दूसरे कंट्री के साथ, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, इसे दूसरी कंट्री के साथ आप मैच भी नहीं कर सकते। आप अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो देखिए आप किस तरीके से किस अनप्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं कि आपसे एक टूर्नामेंट भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनके साथ मैच नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने गिरबान में जंग करना चाहिए, और जो हमारी नायली है और जो कुताही हमारी उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। याकूब साहब, जैसे अब्दुल रऊफ बता रहे हैं कि आप ना करें मवाजना, अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें। इस हाउस में क्या मसला आपको इस वक्त लग रहा है? नहीं, वही जो कह रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं वो सही बात है। जैसे मैं पहले भी कहा है कि आपके देखिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अगर आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं तो आप पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। आप जो मर्जी लड़के जिस मर्जी को लड़के को ले आए, बाद में आप कहेंगे जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ परफॉर्मेंस को, लेकिन उसकी रेमेडी कोई नहीं है। ठीक है, ये शायद आपको याद हो 90s के एरा में एक काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल, सॉरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, एक काउंसिल होती थी, काउंसिल मीटिंग काउंसिल होती थी। उसमें थे लाहौर, कराची, सियालकोट, मुल्तान, 6 मेंबर होते थे उसमें, ये जो रीजन के होते थे। और हम उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया नहीं था, तो प्रिंट मीडिया होता था, तो वी हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स स्टैंडिंग, बाहर खड़े होना पड़ता था। हम खड़े रहते थे कि ये अंदर मीटिंग हो रही है, काउंसिल के मेंबर्स आर इन आर्गुमेंट विद द चीफ सेलेक्टर टीम के ऊपर क्या बना रहे हैं। हाँ, उसके बाद उसके जब वो बहस हो जाती थी हर लड़के के ऊपर और वो सेटिस्फाई होती थी काउंसिल, तो उसके बाद ये टीम अनाउंस होती थी। उसमें ये होता था तो वो तो मैनेजर भी टीम का जो अप्रूव अगर लाहौर का लड़के को प्रायोरिटी दी जा रही है, आउट ऑफ वे दी जा रही है, तो उसमें कराची बोलता था कि क्यों शामिल कर रहे हो, बोलता था। ठीक है, सियालकोट। तो एक चेक एंड बैलेंस आ जाता था सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। इस वक्त कोई सिलेक्शन कमेटी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह ही चेक एंड बैलेंस आपके किसी भी पीसीबी चेयरमैन पर नहीं है। जो वो चाहता है वो, जैसे आपने देखा बीओजी की मीटिंग रिपोर्टिंग होती रही है कि 23 मिनट की मीटिंग हुई है, 20 मिनट की मीटिंग हुई है, बस आए हैं बैठे हैं, ये है और उठ गए। इसका मतलब कि जो चाह रहा है वो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर को भी चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि मैं किसको पिक करने लगूं, इसका कोई तल्लक है क्रिकेट के साथ या नहीं है, या नहीं है, कोई तल्लक नहीं है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। हमने पास्ट में देखा है, वसीम अकरम साहब हैं, शोएब अख्तर हैं, या और शोएब मलिक हैं, जितने भी नाम आप ले लें, उन सबको बात करनी आती है। दे कैन टॉक वेरी वेल। आप उनसे, वो भी बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन रेज करने की एबिलिटी रखते हैं। एक तो परफॉर्मेंस होती थी उनकी, दूसरा उनके पास अल्फाज होते थे, तीसरा वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते थे कि उनसे बात ही नहीं हो रही है। आज हमारे क्रिकेटर्स का एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि परफॉर्मेंस तो चले नहीं आ रही है, लेकिन हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी किस्म की कोई एजुकेशन नज़र नहीं आती है, हम सेल्फ ग्रूम्ड नहीं रहे हैं कि हम बात कर सकें, हम कोई पॉइंट रेज कर सकें कॉन्फिडेंटली। तो डोंट यू थिंक ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर? नहीं जी, हम देखिए, मैं कहता हूं कि अगर आपको बात नहीं भी करनी आती तो ना करें, लेकिन परफॉर्मेंस जरूर दें। नहीं, बात भी आनी चाहिए। परफॉर्मेंस जरूर दें। देखिए, आप जब कप्तान बनते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। दुनिया में कई लोग हैं वो नहीं बोलते, वो उनके साथ जो इंटरप्रेटर आ जाता है बोलता है, ये बात आपकी परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस वो रोनाल्डो ही है। जी देखिए ना, अब आप देखें ना, अब एक और चीज़ है कि आप कह रहे हैं जो क्रिकेटर की लाइफ होती है बड़ी टफ, ये बड़ा मुश्किल से क्रिकेटर बनता है। आप देखें हर साल हज़ारों डॉक्टर बनते हैं, हज़ारों इंजीनियर बनते हैं, हज़ारों कंप्यूटर के एक्सपर्ट बनते हैं, लेकिन क्रिकेटर नहीं, वो बनते हैं लेकिन वो आगे आते नहीं। बड़ा टफ जॉब है।
उन्होंने जब मैच देखिए, उन्होंने जो मैच खेलना, सारा दिन ग्राउंड में रहना है, ये क्रिकेट गेम ही ऐसी है, आपको सारा दिन आपकी एजुकेशन से आप थोड़ा लैग तो कर जाते हैं। अच्छा, ये लैग कर जाते हैं, लेकिन आपको क्रिकेटर तो पूरा होना चाहिए, ये नहीं आधा तीतर पर ना क्रिकेटर पूरे ना आप ग्रुप। नहीं, रऊफ साहब से बात करते हैं, वो भी आखिर क्रिकेटर रहे हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। रऊफ साहब, मैंने जो पॉइंट रेज किया, आपको लगता है कि ये किसी हद तक ठीक है कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी तो होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आप टेक्निकली क्या बात कर रहे हैं, आप क्या पॉइंट रेज कर रहे हैं, आपको कहां पर किसको क्या बात करनी है? डोंट यू थिंक ये होनी चाहिए चीज एक क्रिकेटर में? देखिए, आजकल तो पूरी दुनिया में ये चीज सिखाई जाती है, और फिर जो जिस तरह मीडिया हैंडलिंग है, जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जब वो किसी को इस तरह की प्रोफेशनल ड्यूटी देते हैं, किसी को कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो उनको मीडिया हैंडलिंग भी सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपने मीडिया में बात करनी है और इन पॉइंट्स को आपने फोकस रखना। मगर दूसरी तरफ महबूब साहब की बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बोलती है, और जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और जब जितना ज्यादा आप परफॉर्म करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपकी जो आपकी बातचीत है उसमें सेंस आती जाती है, और उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही उस तरीके से, और फिर दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी काफी अरसे से जो प्लेयर्स को एजुकेट भी नहीं कर रहा। एजुकेशन प्रोग्राम तो आप चला रहे हैं बहुत अरसे से, मगर उसमें एक और चीज आप देखें कि इनका कोई सेकंड पाथवे है नहीं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट, जब आप देखें कि इररिलेवेंट लोगों को पैराशूट के जरिए ऊपर से उतारेंगे ना, तो वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, वो अपने पैसे बनाएंगे, अपने जो दोस्त यार होंगे उनको ऑब्लाइज करेंगे, उनके पैसे बनाएंगे, शॉर्ट टाइम उनकी प्लानिंग होगी, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। और ये पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसी तरह के पैराशूटर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। जब आपकी डीप रूट्स होंगे सिस्टम से, 35-40 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा कि आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर किस तरीके से चलना चाहिए, आपने बच्चों को किस तरीके से उनको स्ट्रेंथन करना है, उनकी एजुकेशन पे किस तरह काम करना, उनकी टेक्निक पे किस तरह काम करना, तो फिर आप एक पैरेलल जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जूनियर लेवल से, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर, ये सारे को साथ पैरेलल लेकर चलेंगे, और इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फिर आपके जो प्लेयर्स हैं वो साथ साथ बिल्ड होते हैं, आप उनको सिखाते हैं कि भाई जो कैप्टन होता है उसकी क्या उसमें क्या विजन होना चाहिए, उसकी क्या एबिलिटीज होती है, उसने टीम को किस तरीके से साथ लेकर चलना होता है, उससे डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी होती है, उसको प्लानिंग किस तरह करनी होती है कोच के साथ मिलकर, फिर जो प्लान बनाना होता है उसको ग्राउंड के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये राइट फ्रॉम द अंडर 16, अंडर 17 लेवल पे आपको बच्चे को सिखा देना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरा कोचिंग जो आपकी ये फर्टर्निटी है, जिसमें काफी अर्सा से मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी इलिटरेट है, इस पे कोई मैट्रिक फेल है, कोई मैट्रिक पास है। जहाँ तक जो आपने बात की है ना, मैं उसी को उससे रिलेट करता हूँ कि मैं तो इस सिस्टम का बहुत लंबा अर्सा हूँ, 8-10 साल मैं मुल्तान का कैप्टन रहा हूँ। तो ये जो कोच भेजते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले ऊपर से, वो क्या करते हैं, वो बच्चे को बताते हैं कि भाई कोच ने इनिंग डिक्लेयर करनी होती है, कोच ने टॉस का फैसला करना होता है, कोच ने कौन सा रूलर हैवी, लाइट या मीडियम रूल लेना उसका फैसला करना होता है, कोच ने टीम खिलानी होती है, कोच ने ही सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो फिर जो आपकी जो कैप्टन होता है उसकी ग्रूमिंग होती ही नहीं है, उसको बात करना ही नहीं आती। हाँ। फिर बाबर आजम भी आप एक शेल पे चले जाते हैं, जो आप बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि एज ए कैप्टन वो बिल्कुल शेल में रहे हैं, कोई उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। उसकी बेसिक वजह आपका जो कोचिंग प्रोग्राम है और जो आपका इलिटरेट कोचिंग स्टाफ है वो है कि जिन्होंने उसको डिसीजन पावर लेने की पावर ही नहीं दी बचपन से, और सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखी। और जब पाकिस्तान टीम में वो आया तो वो इतना मैच्योर ही नहीं था कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता, और वो इनके मरूना मिन्नत रहा है जितने भी आपके कोचिंग स्टाफ है। तो ये चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। याकूब साहब, जैसे ये मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, इस वक्त आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास इतना वक्त है कि वो एक मुकम्मल वक्त दे सकें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल सकता है ऐसे कि कोई एक ऐसा शख्स कोई भी हो, उसकी 2-3 जगह पर मसरूफियात हों, वो मीटिंग शीटिंग ले, जैसे मैंने पहले कहा कि देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करता है तो वो ये चीज़ नहीं देखता कि इसका कोई ताल्लुक क्रिकेट से है भी कि नहीं है, ठीक है। वो अपना देखता है कि ये मेरा आदमी है, इसको लगा दो। वो हालांकि ये बड़ा ट्रिकी जब पीसीबी है, बस इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। जब अंदर आते हैं लोग तो जैसे आप बता रहे हैं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बड़ी एक पेशावराना महारत और समझबूझ, खेल की समझ रखने वाले बंदे आपको चाहिए। बहुत ज़्यादा समझदार लोग चाहिए यहाँ पर जो मुकाबला कर सके इस वक्त इंडिया की। जो इंडिया तो आपको हर जगह पर देखे डॉज दे रहा है, वो दे सकता है। वो कम से कम आपके वो लोग तो होने चाहिए कि जो आपको कम से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाएं। आपका कुछ तो सुने बात आपकी। समझदार लोग हैं हमारे पास अब।
देखिए, जब आपकी नीयत साफ होगी और आपका विजन ठीक होगा तो बंदे मिल जाएंगे आपको, बंदे मिल जाएंगे ना आपको। जब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग तो हैं, क्यों नहीं है लोग क्यों नहीं होते, होते हैं। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन खाली पड़ी है, उसके लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा। जब अगर कल इनको चाहिए होगा ना चेयरमैन साहब को, यार वो चाहिए, मैंने तो फलां रीजन में अपना बंदा कोई लाना है, तो इलेक्शन तो रातों रात ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, तो लाओ यार जल्दी करो। तो ये चीज़ें, ये प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है। प्रोफेशनल चीज़ें आप देखें, जैसे काउंटी, जैसे मैंने इंडिया की तो मिसाल दी, काउंटी सिस्टम देख लें, कहते हैं कैसे काउंटी उनकी मजबूत है, अब उनका सिस्टम देखें। लेकिन ये देखें ना, ये डेवलपमेंट इन्होंने करनी ही करनी है, वो रीजन्स का हक है जो इन्होंने डेवलपमेंट वहां पर करनी है, लेकिन वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दबाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं। ये इनको सपोर्ट तो मिल रही है, हाँ। यानी कि हमें कोई बोलने वाला नहीं है, हाँ। है ना, ये तो सपोर्ट मिल रही होगी इनको खामोशी से। क्या कहते हैं कि बड़ी चैन की बंसरी बजा रहे हैं, नेहरू चैन की बंसरी, लेकिन ये चैन की बंसरी जो है ना, इनको नुकसान पहुंचा रही है। बोलने वाले होंगे, आपका चेक एंड बैलेंस होगा तो आप सीधे भी हो जाएंगे। अच्छा रऊफ साहब, ये जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं, इनका क्या किरदार है रीजन्स के डिपार्टमेंट्स के? आपको लगता है, जैसे अभी कौंसल का जिक्र किया, वो कौंसल तो पाकिस्तान टीम का मैनेजर चेयरमैन नहीं लगा सकता था जब तक कौंसल उसकी मंजूरी ना दे, ऐसे ही ना याकूब साहब? तो ये जो मौजूदा बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड, इसका क्या किरदार है? ये सिर्फ मोहर लगाने के लिए ही है? इसका मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई किरदार है या हो सकता है, क्योंकि जो बिल्कुल ही वीक तरीन जो रीजन्स हैं उनके लोगों को गवर्निंग बोर्ड में लाया गया। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने इस गवर्निंग बोर्ड को बनाने के फैसले लिए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए और क्रिकेट बोर्ड में इन रहने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि जो आपके टॉप रीजन्स हैं, जहाँ से प्रोडक्शन आती है, प्लेयर्स आते हैं, जो क्रिकेट की नर्सरीज रही हैं, वहां से गवर्निंग बोर्ड का एक बंदा भी आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल नहीं है। और ऐसे इलाके जहाँ की टीमें डिजर्व नहीं करती ग्रेड 2 खेलना, वहां के लोग पाकिस्तान के गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं। और फिर दूसरा, ये जो इतनी डर्टी पॉलिटिक्स इन्होंने नीचे डिस्ट्रिक्ट से लेकर रीजन तक और हर जगह फैला दी है। सिर्फ एक चेयरमैन जो आता है उसने अपने वोट लेने के लिए, तो उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल एक अजीबोगरीब एक जगह पे ला के रख दिया। क्लब क्रिकेट से आपकी वो पॉलिटिक्स शुरू होती है कि आप फलाने क्लब से खेलेंगे तो बच्चे को चांस मिलेगा। फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट में भी यही नेपोटिज्म होता है कि जी फलाने क्लब का लड़का जिसने हमें वोट दिया, उस क्लब ने क्या उसे वोट दिया या नहीं दिया, दूसरे क्लब का लड़का जितना भी अच्छा होगा उसकी जगह नहीं बनेगी। फिर वहां से रीजन में चलता है, रीजन वाले देखेंगे कि फलाने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने हमें वोट दिया तो हमने उसके लड़के ज्यादा ऑर्गेनाइज करने हैं। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, चाहे वहां से जितना भी नेचुरल टैलेंट है वो सब जाया हो जाएंगे। फिर वो जो गवर्निंग बोर्ड बनता है वो आगे जाके उसे चेयरमैन को वोट डालना होता है। तो ये एक डर्टी पॉलिटिक्स का सिलसिला। फिर जो कोचिंग स्टाफ है वो उनकी मर्जी से होता है। बेसिकली जो आपका, जब तक गवर्निंग बोर्ड आपका स्ट्रेंथन नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा और उसकी जो बेसिस है वो न्यूट्रल बेस पे नहीं बनाया जाएगा, आपका क्रिकेट आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि ये जो आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये सारे मसाइल आपके डिस्कस होते हैं गवर्निंग बोर्ड में। गवर्निंग बोर्ड इतना ही पावरफुल होना चाहिए, आपकी टीम सिलेक्शन, आपका कोचिंग सिलेक्शन, जो पैनल उसकी सिलेक्शन, आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक, डायरेक्टर इंटरनेशनल और डायरेक्टर मीडिया और जितने डायरेक्टर्स आपने अपॉइंट करने होते हैं वो सबकी नॉमिनेशन होनी चाहिए, उस पर भी डिस्कशन होती है गवर्निंग बोर्ड में। मगर यहाँ पर सारे के सारे पैराशूटर्स हैं। कोई वो सीएसपी अफसर आके डोमेस्टिक का डायरेक्टर लगा हुआ है, कोई किसी पुराने चेयरमैन का बेटा डायरेक्टर डोमेस्टिक लगा हुआ है, कोई किसी पुराने प्लेयर का भाई डायरेक्टर वो अकेडमी से लगा हुआ है। कोचिंग स्टाफ में कोई आ जाता है, टीम सिलेक्शन में फ्रॉम नोवेयर लड़के पुट कर देते हैं। तो और गवर्निंग बोर्ड में इतनी सकत ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी भी बारे में कोई भी बात कर सके या कोई एक ही क्वेश्चन ही रेज कर सके जो चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग होती है। तो इस तरीके से आप क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? फिर दूसरी चीज ये है कि जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने खत्म किया था और इमरान खान के दौर में 2019 का नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे, वो उसमें इन्होंने सारी पावर्स अपने पास रख ली थी और सेंट्रलाइज कर दिया था उसको। अब दोबारा 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंस्टेट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और जो आपकी पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी दोबारा रीजन्स को, मगर उसको चलाया वैसे ही 2019 के कानून के मुताबिक कराया और रीजन्स के पास कुछ भी नहीं है। और रीजन्स बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं, उनकी कोई से नहीं है, ना वो कोई फैसला कर सकते हैं, ना उनको कोई गेट बनी जाती है, ना उनके अपना स्टेडियम डेवलप कर सकते हैं, ना अपना कोई कोचिंग स्टाफ डेवलप कर सकते हैं, ना कोई अपनी अकेडमी लगा सकते हैं। तो इसमें आप मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई इसमें कोई आगे खातर का नताइज नजर आ रहे हैं सिस्टम से। खिलाड़ी तक अपनी मर्जी से नहीं शामिल कर सकते हैं। रऊफ साहब, आपका बनता है कि आप जो है ना वो चक्कर लगाया करें हर हफ्ते बोर्ड का। बहुत जरूरत है हमें ऐसी समझ बूझ की, क्योंकि हम लोग वाकई में बहुत लैग कर रहे हैं कुछ लोगों से जो कि मैट्रिक फेल लोगों की जरूरत है, उनको पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो चापलूस होगा, किसी के ऊपर सियासतदानों से सिफारिश आएगी
या कोई मैट्रिक, आपकी यहाँ पे जो प्रीमियर एजुकेशन है वो आपकी मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास होना चाहिए, दैट्स इट। उससे आगे का लोग यहाँ पे डिजर्व ही नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सही बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये है कि कल मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, प्रेडिक्शन लेना चाहूँगी। वैसे तो हम लोग जब हारते हैं तो हम कहते हैं कि हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन अब हम जीत गए हैं तो अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं फिर से हम सीखने वाले फेज में ना चले जाएं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के मैच के वाले? देखिए, जैसे हम पहले कह रहे थे कि इसकी कंटिन्यूटी करनी चाहिए पाकिस्तान में। अब तीसरा सीरीज वो भी आप सीरियस लेंगे। और मैं जब एक बात कहना चाहता हूँ कि हसन नवाज की मतलब आप बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस की है, लेकिन अब देखें ये जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, अब इसको वो कोचेस, दुनिया के कोचेस वाच देख लें, वाच कर रहे हैं। उसकी जैसे रऊफ साहब ने कुछ पिन पॉइंट किए हैं इसके खिलाफ। अगर ये हसन नवाज के उसके खिलाफ को रिमूव ना किया गया और जो मुखालिफ टीम है वो उसने नोट कर लिया, तो ये एक ज़ाया वर्किंग तो करनी है उन्होंने, देखिए उन्होंने तो करनी है। ठीक है, अब ये प्लेयर को अगर जितना लॉन्ग उसने चलना है उसके लिए अपने रिमूव्स करता जाए साथ, तो वो पकड़ा जा रहा है पीछे। लेकर आनी है तो ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये अब ये प्रोडक्ट, अब ये नहीं कैसे ये रेडी प्रोडक्ट है, अभी इसको अभी चैलेंजेस सब आएगा, अब उसको वर्क भी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि अब पाकिस्तान को जीतना चाहिए ताकि पाकिस्तान ये सीरीज जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल में। हाँ। लेकिन अब अगर वो ज़रा अगर न्यूजीलैंड भी जाग गया होगा कि यार ये हम तो ज़रा इनको लाइट ले रहे थे, तो शायद उनकी टीम पूरी नहीं, जैसे उनकी भी टीम पूरी नहीं है, तो आपने उनसे 2 मैच हारे हैं, तो लेकिन आपने ये एक फ्रेश एयर का झोंका मिला है, इसको कैपिटलाइज करें, इसको कंटिन्यू करें ताकि आप दुनिया देखे कि यार पाकिस्तान की भी कोई बेहतरी आई है, कुछ बेहतर हुआ है। रऊफ साहब, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इसके ऊपर? क्या लग रहा है आपको कि अब हम कंसिस्टेंसी रख पाएंगे इस विनिंग स्ट्रेटजी के ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि डेफिनेट एक प्रेशर तो न्यूजीलैंड की टीम पे आया होगा, क्योंकि वो भी जो उनके 6-7 मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं उनको मिस कर रही थी और उनके बयान वो कह रहे थे। अभी एक आध फास्ट बॉलर उनके और प्लेयर हैं, उनको शायद वो में भी शामिल करेंगे, मगर प्रेशर डेफिनेट न्यूजीलैंड पे होगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो सीरीज अच्छी हो जाएगी और एक फाइनल हो जाएगा, और उसमें जो इंटरेस्ट है आपकी पब्लिक का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान को ये वेस्ट नहीं करनी चाहिए और न्यूजीलैंड को प्रेशर में ही रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है कि मौका है उससे फायदा उठाना चाहिए। तो फिर हाफिज साहब एंडिंग की तरफ चले जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब साहब आपका, आप तशरीफ लाए। अब्दुल रऊफ साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपना कल का मैच भी जीते और अपना आखिरी मैच भी जीते और सीरीज विन कर ले, शायद कोई बेहतरी, हमें बेहतरी की उम्मीद पैदा हो जाए हमारे अंदर, हमारा T20 का जो स्क्वाड है या जो टीम है वो स्ट्रांग हो जाए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।